बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में तेजी का रुझान बा, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव थे। सरमायाकारों ने सेलेक्टेड स्टॉक्स में जमकर खरीदारी की। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 4 पॉइंट्स प्लस के साथ हुई। 60,464 के लेवल पे 100 इंडेक्स बंद हुआ। आज रेंज बॉन्ड रेंज जो है 100 इंडेक्स की वो 61,000 और 60,000 के दरमियान रही। हाई लेवल इंट्राडे में आज 100 इंडेक्स का था 61,237 और लो लेवल था 60,420। ओवरऑल 174 कंपनीज के शेयर्स में हमने इजाफा देखा, 154 कंपनीज के शेयर्स में हमने कमी देखी और 36 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। जैसे जैसे हुकूमत साजी की तरफ सियासी जमातें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जोन में ट्रेड होती हुई देखी जाएगी और सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि फिच ने रेटिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक बड़ी खबर फिच ने जारी की और कहना है उसका कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब IMF से अगला प्लान पेचीदा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। IMF के नए मुआहदे को हतमी शक्ल देना नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम से IMF के साथ बातचीत में वक्फा जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए मजीद खतरात का बाइस बनेगा। हालिया महीनों में पाकिस्तान की जो कर्जों की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। नेगेटिव भी आउटलुक भी नेगेटिव हो गया और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मौसी चैलेंजेस बढ़ेंगे। ये जो सियासी कशीदगी है इसने बहुत ज़्यादा हमारे मौसी मसाइल को बढ़ाया है और जैसे जैसे ये सियासी कशीदगी कम होती रहेगी और हम IMF के प्लान के करीब जाएंगे वैसे वैसे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे, इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होंगे। लेकिन ये तरह आसान नहीं है क्योंकि IMF डू मोर का मुतालबा करेगा और नई मुंतखब हुकूमत के लिए डू मोर के ऊपर पूरा उतरना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज के प्रोग्राम में मैं इस हवाले से तफसीली बात करूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि करंट अकाउंट सरप्लस खसारे में तब्दील हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट का खाका हमारे सामने आ गया है। जनवरी 2024 में करंट अकाउंट की मद में 26 करोड़ 90 लाख डॉलर का खसारा रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। दिसंबर 2023 में करंट अकाउंट 40 करोड़ डॉलर सरप्लस था। रवा माली साल 7 माह में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 80 करोड़ डॉलर था। इंपोर्ट बिल और जाहिर सी बात है बैरूनी अदाइयाँ जो हम कर रहे हैं इससे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। IT एक्सपोर्ट में हम इंक्रीज देख रहे हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में IT सेक्टर कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नंबर 1 पे टेक्सटाइल होती है, नंबर 2 पे राइस होती है और नंबर 3 पे IT होती है। लेकिन IT की एक्सपोर्ट ने इंप्रूवमेंट दिखाई है और IT अब तीसरे नंबर से उठ के दूसरे नंबर पर आ गया है, यानी राइस एक्सपोर्ट अब तीसरे नंबर पर आ गई है। जनवरी 2023 के मुकाबले में जनवरी 2024 में, यानी एक साल का मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूरे एक साल में IT ने क्या इंप्रूवमेंट किए तो उसमें 39% का हमने इंक्रीज़ देखा है। IT एक्सपोर्ट 39% इंक्रीज़ के साथ आगे बढ़ रही है। IT की जो एक्सपोर्ट है वो 265 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई है। खुशाइन बात है, IT के एक्सपोर्ट में अगर इजाफा होगा तो ऑब्वियसली हमारे इसके जो मुस्बत असरात हैं वो हमारी एक्सपोर्ट पर आएंगे। लेकिन क्या IT की एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं क्या उन नंबर्स पर हम इत्मीनान का इजहार कर लें? जी नहीं, हमें मज़ीद आगे बढ़ना होगा। IT के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें मज़ीद इनिशिएटिव लेने होंगे ताकि हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। और देखें, साल 2024 का जो अख्ताम है इसमें हमने IT यानी एक्सपोर्ट का जो हमने टारगेट रखा है वो 30 अरब डॉलर का रखा है। अब 30 अरब डॉलर हम हासिल तो क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। टेक्सटाइल बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही है और हमने रेमिटेंस का टारगेट रखा है 33 बिलियन डॉलर यानी 33 अरब डॉलर, हम वो भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब हम दोनों ये टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट के और रेमिटेंस के, तो ऑब्वियसली इसके जो मनफी असरात हैं वो हमारे रिजर्व्स पर आएंगे, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर आएंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको हम तफसीली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की भी मैं बात करूँगा। ऑटो सेक्टर की जो सेल है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, लेकिन जब इम्प्रूवमेंट हमने देखी तो यकदम हमने ECC का एक फ़ैसला भी देखा कि ECC ने ऑटो सेक्टर के ऊपर यानी गाड़ियों के 1400 सीसी और 40 लाख की जो एक लिमिट है उसके ऊपर टैक्स आयद कर दिया, वो टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में ऑटो सेक्टर का एक बड़ा नंबर है वो जो इम्प्रूव हुआ है वो अब दोबारा से डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो ऑटो सेक्टर भी ज़बू वाली की जानिब गामज़ान है, टेक्सटाइल सेक्टर भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजली महंगी, गैस महंगी और पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे का रोना रो रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं तफसीली डिस्कस करूँगा, लेकिन जहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मसूद अली खान, ऑटो एक्सपर्ट हैं और साबिक चेयरमैन बपाम भी हैं। बहुत शुक्रिया मसूद अली खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़बूहाली की जानिब गामज़न है। हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स में यानी बड़ी सनतों में बड़ा अहम सेक्टर है, लेकिन कई सालों से गाड़ियाँ फ़रोख्त नहीं हो रही, प्राइसिस के मसाइल थे, फिर ऑब्वियसली स्टील महंगा हुआ, उसके बाद फिर डिमांड एंड सप्लाई के इशूज़ आए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स और सारे इशूज़ जो हैं वो ऑटो सेक्टर को बहुत हद तक डैमेज कर गए। लेकिन दिसंबर 2023 में ऑटो सेक्टर के नंबर्स इंक्रीज़ हुए, थोड़े बेहतर हुए। अब ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि आइंदा आने वाले महीनों में ऑटो सेक्टर कुछ बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन यकदम इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक इशू को रेज़ किया और वो इशू था कि टैक्स को बढ़ाया जाए ऑटो सेक्टर पे, और उन्होंने एक लिमिट लगाई है कि 1400 सीसी गाड़ी जो है उसके ऊपर से वो टैक्स अप्लाई हो गया, उसकी टैक्स के रेशो में इंक्रीज़ किया है। और उसके बाद फिर वो एक और लिमिट लगाई है कि 40 लाख रुपए तक की गाड़ी पर जो है वो ये टैक्स होगा। तो वो क्या है ये, पहले कितना था, अब कितना रेस किया है, और इससे आप आइंदा वाले दिनों में वॉल्यूम क्या देखते हैं ऑटो सेक्टर का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, पहले तो सूरत हाल ये है कि अगर इंडस्ट्री को हम रिव्यू करें तो 2023 इंडस्ट्री का अच्छा सालों में से नहीं है, क्योंकि इस साल में आप अगर कार की प्रोडक्शन देखते हैं तो 66-67,000 पूरे साल जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दरमियान रही। इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमारी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ आनी चाहिए, एक सपोर्ट आनी चाहिए। अच्छा, ये इंटर्न गवर्नमेंट है, इसमें था कि यार ये पीरियड अपना निकाल लेंगे, देन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जो आएगी वो बजट अनाउंस करेगी और उसकी प्रिपरेशंस करेगी और उसमें कोई बेहतरी लाएगी। ये चलते चलते जो आखिर में इन्होंने ये अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ईसीसी में, अभी ज़ाहिर है ये प्रोसेस में है, ये प्रोसेस से गुजरेगा एंड कैबिनेट की अप्रूवल होगी एंड देन ये नोटिफिकेशंस पाएगा। अभी एक टाइम है, इस टाइम में हमें ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं। ऑलरेडी 66,000 के वॉल्यूम में अगर आप सेल टैक्स इंक्रीज़ करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है इस वक्त कि 4 मिलियन और 4 मिलियन से अबव कार, तो ये ज़्यादातर स्मॉल सेगमेंट्स को हिट कर रही है। स्मॉल सेगमेंट आपकी परचेजिंग पावर ना होने की वजह से ये डिक्लाइन रहा है। इंटरेस्ट रेट आपका मज़ीद इस वक्त बढ़ा हुआ है, उसमें ज़ाहिर है सेल की परचेज नहीं हो पा रही। तो ये ऑलरेडी एक सेगमेंट है जो कि एक मांग रहा है आपसे अटेंशन। उसमें अगर आप मज़ीद सेल टैक्स इंक्रीज़ करेंगे तो लामाला ये पास ऑन होगा एक कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर मज़ीद 2.5 से 4 लाख 5 लाख का रेंज आता है एज़ पर जो भी प्राइसेस होती है, तो वो बर्डन पास आउट कर रहे हैं आप कस्टमर पे, कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर की तो कमर वैसे ही टूटी हुई है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह की पॉलिसी इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू को गेन करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक बैठ के एक गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज़ के की प्लेयर्स को बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कैसे हम अपनी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करें और रेवेन्यू भी जनरेट करके दें। ये दो सिर्फ सेक्टर नहीं होंगे, तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो पिछले 2.5 साल में हमने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो सकती है। अगर इस तरह की पॉलिसी नहीं लाई गई तो अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी बढ़ रही है, वॉल्यूम गिर रहा है, आप ये ऐड ऑन कर लेंगे थोड़ा और वॉल्यूम गिर जाएगा, आपका रेवेन्यू का जो टारगेट है शायद वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा मशहूर साहब, अब देखिए हमारी तो मार्केट्स स्पेकुलेशन बेस होती हैं। अभी ईसीसी ने ये प्रपोजल दिया है कैबिनेट को, अब कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी सब देख रहे हैं कि डिमांड गिर गई है और जो इस टैक्स नेट में नहीं आनी गाड़ियाँ उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ना, एक जैसे हमने अभी देखा रिसेंटली 15 डेज़ में इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के फ़ौरन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी स्टॉक मार्केट बड़ी शार्प डिक्लाइन आया। वो क्या है? वो सेंटिमेंट्स है। वो रिजल्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट आने के बजाय वो नेगेटिव इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसी तरह जो ईसीसी की ये जो पॉलिसी अनाउंस हुई है, मैं ये नहीं कहता कि ये इस पॉलिसी को डिस्कस नहीं करना चाहिए, डिस्कस करें, मगर इसका इम्पैक्ट आप देखें, इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही ड्यू टू प्राइसेस इंक्रीज़ है, इन्फ्लेशन इफेक्ट है। उसमें अगर आप मज़ीद बर्डन डाल रहे हैं कि अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। हमें पॉजिटिविटी की तरफ फाइंड आउट करना है कि हमें इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ख्याल ये है कि आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें। इस वक्त वॉल्यूम अपनी लो वॉल्यूम पोजीशन पर पहुंचा हुआ है, इसको बढ़ाने कैसे के लिए इंक्रीज करेंगे? बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, स्टील महंगा हो रहा है,
डॉलर हम देख रहे हैं दिन ब दिन आइंदा अप्रिशिएट हो रहा है, तो ये किस तरीके से मेरा वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा? देखिए, दो बड़ी की पोजीशनिंग है। एक तो ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है उसमें आप ऑन बोर्ड लेके उनकी लोकलाइजेशन बढ़ाएं, एक। दूसरा, ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है, आप सेल टैक्स ऐड ऑन जो कर रहे हैं, अगर आप उसको वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो सेल टैक्स को रिड्यूस करें और वॉल्यूम से आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें, ना कि आप वॉल्यूम को श्रिंक करेंगे और सेल टैक्स बढ़ा देंगे। उससे शायद रेवेन्यू, आप वो जो टारगेट आप प्लान कर रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा मशहूर साहब, IMF के होते हुए क्या हम अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं? सेल्स टैक्स आपने का रिड्यूस करना चाहिए वॉल्यूम को इन्हांस करने के लिए, तो क्या इतनी ज़रूरत हम दिखा पाएंगे कि हम ऑटो सेक्टर में जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको रिड्यूस कर लें या उनकी शरह में कमी कर लें? देखें, एक तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप ने IMF के पास जाना है, आपने इकोनॉमी प्रपोजल्स देनी है, और साथ में आपके पास ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही, इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है। आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको एक रास्ता निकालना है, ना आप उनकी सुने ना आप इंडस्ट्री की, मगर इंडस्ट्री और आप बैठ के एक पॉइंट पे एग्री होंगे कि हम इतना वॉल्यूम करेंगे तो इतना इंसेंटिव गवर्नमेंट को मिलेगा, इतना गेन करेगा। ये कहलाती है प्रोडक्शन बेस इंसेंटिव। आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोई प्लान करेंगे और वो इंडस्ट्री आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकती है कि हम अपनी यहाँ से प्रोडक्शन की जो बेस लाइन है उसको कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके हम आपको दे सकते हैं। ये जो चीज़ होगी ये IMF आपको नहीं बताएगा, ये आपको लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ही आपको गाइडलाइन दे सकता है। 25% सेल्स टैक्स लग जाएगा, ऑब्वियसली लग जाएगा। जब एक फार्मूला दे दिया है ECC ने, तो आइंदा वाली कैबिनेट उसको यकीनन अप्रूव करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 के नंबर्स में ऑटो सेक्टर की, वो डिक्लाइन अगर होती है तो कहाँ पे जाती है? अगर तो आप इस तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दरमियान जो कार इंडस्ट्रीज़ का वॉल्यूम रहा है वो 66-67,000 रहा है, ये रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। इंक्रीज़ ना होने की वजह, एक तो सबसे बड़ी जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लोकल इंडस्ट्रीज़ के पास नहीं है, वो आपकी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो, ये दोनों अनसर्टेनिटी आपको हिट कर रही हैं। मतलब गाड़ियों की कीमतों के हवाले से थोड़ा बता दें। कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना इस वक्त। मछू साहब, गाड़ियों की कीमतों के हवाले से बता दें, कौन सी अब सीसी की गाड़ी की कीमत बढ़ गई, कौन सी गिर जाएगी? 1400 सीसी का जो ये एक लिमिट लगाया इन लोगों ने, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि 1400 सीसी पे आप आ गए, प्लस आपने 4 मिलियंस की एक टैगलाइन दे दी। ये वही बात हुई कि जैसे स्टेट बैंक ने एक वक्त ये कहा कि हम 3 मिलियन से अबव पे फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा कि आपकी वॉल्यूम गिरा और फाइनेंसिंग गिरती चली गई, और आज इस लेवल पे आ गई है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नीचे है। इसी तरह जब आप 4 मिलियंस प्लस पे आप सेल टैक्स ऐड ऑन करेंगे तो जो सेगमेंट है ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए या मिडिल क्लास के लिए, ये उनकी रेंज से बाहर होती जा रही है। तो एक 2024 में जो चीज़ देखी जा रही है, अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो मिडिल क्लास के लिए ये गाड़ियाँ लेना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा देखते हैं? आप कैलकुलेट कर लें, 18 प्लस 25 में आपका 7% का इम्पैक्ट आएगा, 2.5 से 3 लाख मुख्तलिफ रेंज पे है, तो आप मुख्तलिफ प्राइसेस पे 7% का इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि ये प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। और ये इसका एडवांटेज किसी तरीके से नहीं, इसका डिसएडवांटेज है कि कंज्यूमर इसमें मज़ीद पे कर रहा है। तो कंज्यूमर, क्या हमारे पास परचेजिंग पावर इतनी है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को हटा के दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देख लें, क्या दूसरे सेक्टर ने बड़ा बूम किया है पिछले 2-2.5 साल में? तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ बहुत बूम कर गई। सवाए पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर के अलावा किसी और सेक्टर ने ग्रोथ नहीं दिखाई है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के आंखों में पट्टियां बांध के बैठा हुआ है, क्या उसको नज़र नहीं आ रहा? नहीं, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस पे इनिशिएटिव ज़रूर लेगा, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये गुफ्तो शनीद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मैंने कहा ही अभी ECC पे ये प्रपोजल हाईलाइट हुआ है, मगर ये अभी कैबिनेट पे जाएगा, तो अभी ये पैसेज ऑफ टाइम है। इस पैसेज ऑफ टाइम में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इंडस्ट्री मिलके कोई अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर पाएगी। यानी आप लोग को प्लान कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, आप तीनों एक कोई ना कोई प्लान करके फिर जाएंगे? डेफिनेटली जाना पड़ेगा कि आपके पास इस
इस पैसेज ऑफ टाइम में आप अपना एक प्रपोजल सबमिट करेंगे जो कि विन विन पोजीशन हो गवर्नमेंट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए। मशहूर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। या वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक। मशहूर साहब, ये बताएं कि ऑटो इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा निगलेक्ट क्यों किया गया, वजह क्या है? लोकलाइजेशन को हम इम्प्रूव नहीं कर रहे। लोकलाइजेशन को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम इम्पोर्ट पर इन्हिसार करेंगे। अगर गाड़ी का एक पुर्जा भी अगर हमने मंगवाना है तो बाहर से मंगवाना है। लोकल मार्केट से हम वो पुर्जा ना बना सकते हैं, ना उनको दे सकते हैं। तो आज हम इस नहज पर क्यों खड़े हो गए कि हम मेड इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान कार का जो फार्मूला है वो अपनाने से गुरेज कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि जो पिछले वर्षों में नज़र आया है वो इंडस्ट्रियलाइजेशंस की प्लानिंग का फुकदान है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस पे इतना फोकस हम नहीं कर पा रहे। उन्हें इंडस्ट्रीज़ तो गवर्नमेंट को, कंट्री को उठा देती है। इस वक्त हमारी अगर इंडस्ट्रीज़ को परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, वो जो नहीं दिखा पाई, वो पॉलिसीज़ का तसलसल जो नहीं रहा पिछले सालों, वो हमने देखा। ये मैं सिर्फ 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 30-40 साल से बात कर रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में जो पॉलिसी का तसलसल होना चाहिए था वो नहीं रहा। हर गवर्नमेंट में आने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर एक आम राय की जो प्रेशर होता है कि हम खोल दें यूज़ गाड़ी, हम दूसरी चीज़ें। जब आप इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करते हैं, उसमें उसकी सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स का क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, नॉट फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्री के साथ साथ आपने ग्रो करना होता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। शायद हमने पिछले 30-40 सालों में ये चीज़ नहीं की। हम अपने ही उस हॉल में रहे और उसमें रहते हुए हम कोशिश करते रहे अपने आप को चलाने की, जिसकी वजह से आज वो इंडस्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। आज भी इंडस्ट्री पॉलिसी आपको 5 से 10 साल की मिलेगी तो यकीन जानिए कि इंडस्ट्री कम बैक करेगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकनॉमी में, और पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, न्यू फोर्सेस हैं कि उसमें। क्योंकि आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉफ्टवेयर्स का एक नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। तो ये हमारे जो न्यू जनरेशन्स हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी खुल रही है कि वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मगर एक तसलसल की ज़रूरत है पॉलिसी की, जो कम से कम 5 से 10 साल आप उनको दें। इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स के मैदान में कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान इस वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बेस कर रहा है इंपोर्ट। मगर मैं यहाँ पे एक बात, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कह सकूँ कि जो 1980s ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि जो हमारे अच्छे स्किल्स लोग थे वो बाहर निकले, और वो उन 80s से सिलसिला शुरू हुआ और आज तक चल रहा है कि जो अच्छे लड़के होते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशंस हासिल करते हैं, वो अपनी हायर एजुकेशंस के लिए बाहर जाते हैं और फिर शायद वो पलट के नहीं आते। उनमें 5 से 10% ऐसे लोग होते हैं जो शायद आ जाते हैं, मगर बाकी वहीं रह जाते हैं। ये जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उनको यूज़ करें। आज वो लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हैं, वहाँ की अपनी पोजीशंस पे आ गए, अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वो लोगों को अगर हम यूज़ करें और एक R&D बनाएं इंटरनेशनल लेवल्स पे कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हो या दूसरे सेक्टर्स हों उन पे, तो वो परफॉर्मेंस देगी। वो R&D जो हमने पाकिस्तान में नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास बजट नहीं होता, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होती। इस वक्त एक स्किल मैन पावर्स जो कि हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, हमारे सीनियर्स, वो हमारे मुल्क से बाहर हैं, जिनमें अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, ये इनमें। और जो फार ईस्ट का इलाका है वहाँ पे आपके पास ब्लू कॉलर्स आपको बहुत मिलते हैं। मगर ये जो फोर्सेस मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स में अपनी परफॉर्मेंस, उन्होंने क्वालिटी और इंजीनियरिंग में परफॉर्मेंस दिया है, उनको हम गैदर करें। ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपनी लोकल प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करा सकते हैं, डेवलप भी करा सकते हैं। कैसे गैदर करेंगे? वो तो मायूस होकर यहाँ से गए हैं। नहीं, मायूस होके नहीं गए। देखिए, वो अपनी मायूस होके गए हैं क्योंकि पाकिस्तान से सलाहियत को नहीं हमने इस्तेमाल किया, तो मायूस हो गए वो। हाँ, इसको आप इस अंदाज से कहिए कि जब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हर आदमी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दस्तक देता है। वो पहले अपने मुल्क में देता है एंड देन फिर वो बाहर जाता है। वो जो बाहर गए उन्होंने अपनी स्किल्स तो डेवलप कर ली हैं।
आप अगर उनको एक गैदर करके ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के एक सेक्टर आइडेंटिफाई, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, उनमें उनके एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप किसी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, उस एक्सपीरियंस को गेन करें। जो हम कहते हैं ना कि यार लोकलाइजेशन का फार्मूला बता रही है, सॉरी, ये आप लोकलाइजेशन का फार्मूला बना रहे हैं। ये मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग हाउस का, मैं आगे का फ्यूचर बता रहा हूँ कि हम उनको यूटिलाइज करके उस स्किल्स को हम अपने तो ये पाकिस्तान के लिए मल्टीनेशनल पैसे कंपनीज को होते हुए हम लोग कर सकेंगे ये? क्यों नहीं कर सकते? ये तो आपका अपना है ना। जैसे अभी आपने कहा कि ईवी में हम क्या काम कर पा रहे, ईवी तो हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं ना, असेंबल करेंगे दे देंगे। वाई नॉट कि यार हम उन लोगों को यूज़ करके हम अपना डिज़ाइन हाउस करके और पाकिस्तान में ये डिज़ाइनिंग करें। डिज़ाइनिंग हाउस में आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? ये जो आप R&D के लिए स्किल्स मैन पावर्स हायर करते हैं, उसको पे करते हैं। अगर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक बनाएं और उनको एक वॉलंटरली दें कि यार एक ये असाइनमेंट करने फॉर द नेशन, फॉर द पाकिस्तान, कि ये प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करें। आखिर कोविड-19 के ज़माने में भी तो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी रिसोर्सेज में रहते हुए कई प्रोडक्ट्स बनाई, उसकी बड़ी मिसालें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों ने दिया। जितनी भी मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं ऑटोमोबाइल के पाकिस्तान में जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम इंपोर्ट करते हैं और फिर वो जब गाड़ी यहाँ से बेचते हैं और प्रॉफिट लेते हैं तो हम उनको रेमिटेंस भी देते हैं, क्या इन लोगों के होते हुए हम लोग ये सब लोकलाइजेशन और अपनी पॉलिसीज और ये गैदर करना, ये सब हम कर सकेंगे? देखें, एक एरिया है कि जहां आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ यहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा। इनकी R&D अपनी होनी चाहिए। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको गवर्नमेंट को एम्फसाइज करना चाहिए कि ये डिज़ाइनिंग हाउस पाकिस्तान में खोलें। एक, अब लो सेगमेंट में खोल लें या हाई वॉल्यूम पे चले जाएं, बड़ी कार में चले जाएं या स्मॉल सेगमेंट में चले। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे रिसोर्सेज बाहर मौजूद हैं, उनके साथ आप मिलके एक डिज़ाइनिंग करें। आप उनकी स्किल्स को ट्रांसफ़र करें, उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करें पाकिस्तान में, और वो हम कर सकते हैं। उसके लिए तो कोई ब्रांड नहीं है ना। आप अपना ब्रांड बनाएंगे, आप अपना डिज़ाइन हाउस बनाएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मगर ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स मिल के इस तरफ आज सोचना शुरू करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको 5 से 10 साल की पॉलिसी चाहिए, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। वो लोग जो के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको गेन करें। हमने जो कहा है कि ना ब्रेन हमारा बाहर चला गया, उसको अपॉर्चुनिटी की तरफ ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफर करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर आमिर सिद्दीकी, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है कल, और फिच ने कहा है कि सियासी कशीदगी के बाइस IMF का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। नई हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मौसी चैलेंजेस हैं। इसके अलावा फिर हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस था वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया है। आइंदा वाले दिनों में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स भी नेगेटिव साइड पे जाएंगे। तो इतने सारा जो मलबा है चैलेंजेस का, उसको हम किस तरीके से कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, सर्वाइव करेंगे, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो कहा जा रहा था कि एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं सारे प्रॉब्लम हैं, और ये है कि इलेक्शन के बाद ही आ जाएगा। मेरा ख्याल अगर इलेक्शन बिल्कुल पीसफुली हो जाते और हर कोई नतायज को तस्लीम भी कर लेता और पीसफुली सारी जो है ट्रांसफर हो तो जाएंगी, थोड़ा बहुत तो रहती है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं है कि इतनी आराम से जो है ये सारी चीज़ें सही हो जाएं और करंट अकाउंट आपका डेफिसिट या एक्सटर्नल बैलेंस ओवरऑल जो है वो आपके फेवर में चला जाए। असल में देखें, इसकी बहुत सारी जो है वजूहात हैं, और सस्टेनेबिलिटी तो यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और हम जो है लोकलाइजेशन की तरफ जाए। मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रहा था जिसके अंदर आपने सिर्फ ऑटो सेक्टर वगैरह की बात की थी, तो मैं यहाँ सिर्फ ऑटो सेक्टर की बात नहीं करूँगा, लेकिन जाहिर है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये बहुत ज़्यादा इनका जो एक रेशो होता है इनपुट आउटपुट का, और इस इनपुट के अंदर जो इम्पोर्टेड कंटेंट है इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। ये रेशो कम होना चाहिए, क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर जो है ये इस तरह से ये इनका रेशो इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान के अंदर है। दूसरी तरफ ये है कि जो एक्सपोर्ट, ज़ाहिर है कि एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी आपको उसके बगैर, क्योंकि डॉलर की परसिस्टेंट सप्लाई का सिर्फ एक सस्टेनेबल सोर्स है और वो है आपकी एक्सपोर्ट। शॉर्ट टर्म के अंदर ज़ाहिर है कि आपको
ये जो सर्विसेज हैं इसकी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेंगी, बाकी लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी जो है स्टडी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए जो सबसे जो एक बेसिक चीज़ है जिसके लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखें, आपकी एक फिस्कल पॉलिसी होगी, ट्रेड पॉलिसी होगी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो ट्रेड पॉलिसी, इसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो उसको सपोर्ट करे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपके कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। जब से हमने स्टेट बैंक को बिल्कुल एक आज़ाद कर दिया है, यानी कि आईएमएफ के पास है, मुस्तकिल जो है ये अपनी बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट रेट 22%। ज़ाहिर है कि किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं है। आपकी प्रोडक्शन जो है वो गिरना शुरू हो गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो एक रिपोर्ट आई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो बिजली की खपत है या जो उसकी डिमांड है वो कम जी। होती जा रही है। इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है। जब प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो फिर आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे कैसे? फिर आप जो है किस तरह से करेंगे? अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, इनके पास हर चीज़ का एक ही इलाज है। बिल्कुल वही बात है जिस तरह से हमारे यहाँ गाँव देहातों में बेचारे जिनको कुछ नहीं पता होता, वो हर चीज़ का इलाज पैनाडोल से कर रहे होते हैं। तो स्टेट बैंक के पास हर चीज़ का एक ही इलाज है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जो बैठी होती है पूरी एक बोर्ड जो बैठता है उनका, उसमें मेजॉरिटी तो कमर्शियल बैंक के हेड्स की है। तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान से इतना सारा जो हम टैक्स इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो इस वक्त जो उनको पे करना है वो क्या है? आपको डेट पे करना है, और उसमें भी 70% इंटरनल डेट है। ये जी। सारा का सारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आवाम से जो टैक्स वसूल किया जा रहा है, ये कमर्शियल बैंकों के प्रॉफिट में बैठे बिठाए सिर्फ जो है वो दिया चला जा रहा है। हम उन्हीं को टैक्स दे रहे हैं इस अभी तो वक्त। मजीद पूरा जो 2.5 इसको, ट्रिलियन के टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, ये इसी वजह से टैक्स लग रहा है ना। देखिए, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं और गवर्नमेंट को मना कर दिया है कि जनाब ये नोट छाप के नहीं देंगे, बल्कि आप जाएँ और कमर्शियल बैंक से जो है वो लोन लें। आपको याद होगा अभी जो लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे जो है वो खर्चे जो अखराजात हैं गवर्नमेंट के वो पूरे हो जाएँगे, लेकिन ये बढ़ गए। और बढ़ने की वजह उन्होंने ये बताई कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लोन लिया है वो 24.5 से 25% तक लिया है, जबकि स्टेट बैंक ने खुद कहा है कि वो 22% का उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। जी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद 25। तो अब आप खुद सोचें कि ये जो जो लिया जा रहा है टैक्स, ये किसको भरा जा रहा है? जाहिर बात है कि ये तो सिर्फ बैंकों को भरा जा रहा है ना, ये बिल्कुल। हमें तो। और इनका फिर एक ही इलाज है हर चीज़ का, कि टैक्स, कि जनाब फिर जो है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है इनके। तो ये हमें इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी हो कंट्रोल गया है। करना ये बहुत हमारे जरूरी है। लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ जी। मुझे ब्रेक लेने का जा रहा है। ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आमिर साहब, ये बताएं कि अब हल क्या है? आगे आईएमएफ का प्लान सामने खड़ा है। आईएमएफ को मुतमईन नहीं कर पाएंगे। आईएमएफ कहेगा डू मोर, मजीद महंगाई करो, बिजली बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करो, मजीद टैक्सेस ऐड ऑन करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, या फिर इसी को अनचेंज रखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतने ज़्यादा खतरात लाक हो गए, तो अब हल क्या है? किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे? देखिए, मैं बता दूँ आपको कि ज़ाहिर है कि हम जो आईएमएफ के पास जा रहे होते हैं उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है सबसे बड़ी, और वो वजह होती है कि हमारा एक्सटर्नल बैलेंस जो होता है इम्बैलेंस होता है। अच्छा, ये है 4-5 से 5 बिलियन डॉलर सालाना है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इससे जब हम गैप देखते हैं तो ओवरऑल जो डेफिसिट आता है वो इतना आता है। सबसे पहले तो ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनको हमने, जो कि एक ढेला जो है वो डॉलर कमा के नहीं देती है, लेकिन ये जो है सारा का सारा हमसे रैबिट ले गवर्नमेंट ऑफ जाती है। पाकिस्तान इनको देती है 100%, कि वो अपना कि वो प्रॉफिट जो है क्या कहते हैं वो भी डॉलर में लेके चली जाती है, जी। जबकि कमाती कुछ नहीं है डॉलर में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मेरा ख्याल इसके ऊपर नज़रसानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको जो है करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि डॉलर के ऊपर जो है ना बहुत डॉलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है। हमें जो है करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट वगैरह करने पड़ेंगे जो हमारे जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ताकि जो है मगर ये उसके ऊपर थोड़ा करेंसी सा स्वैप दबाव के जो कम किया जा एग्रीमेंट्स हैं, सके। ये तो और हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं देते। माजी में भी हमने स्वैप सिस्टम अपनाया था, उसका उसका काफ़ी हमें लॉस हुआ था। नहीं, ऐसा जितना लॉस तो नहीं हुआ था। मसला ये है कि ज़ाहिर बात है कि आप इफ़ेक्टिवली नहीं कर रहे होते। किसी ऐसे मुल्क से कर लिया आपने, जिसके साथ आपकी ट्रेड भी कोई ख़ास नहीं थी और बहुत ही एक लिमिटेड जो है क्या कहते हैं अमाउंट के साथ किया था, तो ज़ाहिर है फिर उसका कोई फ़ायदा
नहीं होगा। ओके। लेकिन है इसी तरह से कि हमें बहुत ज़्यादा डॉलर के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय दूसरी करेंसीज़ के अंदर जो है वो कारोबार करने की जो है वो ज़रूरत है। यूरोप से हमारी जो है सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है, मेरा ख़्याल है उनसे तो बिल्कुल भी आप ना करें। जो ट्रेड वग़ैरह जो है डॉलर में करने की ज़रूरत नहीं, यूरो के अंदर ही करें। इसके अलावा जो लोग जो है यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं घूमने-फिरने के लिए, तो मेरा ख़्याल है कि जिस मुल्क में जा रहे हैं उसे कहें कि उसे यही करेंसी लेके जाएँ। इनको कोई ज़रूरत नहीं कि डॉलर की तरफ जो है उससे खरीदारी है। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने की देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है, उसमें जी। से अगर जो प्योर ट्रेड के लिए जो ट्रेडिंग होती है, मतलब जो भी जो लोग मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो कैपिटल गेन्स के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। स्पेकुलेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा हो रही है। 90% कारोबार जो है वो सिर्फ़ स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन के लिए होता है, कि डॉलर खरीद के रख लो यार महँगा हो जाएगा, आगे चल के बेच देंगे। बिल्कुल। जहाँ से मिल रहा है डॉलर लेके होल्ड कर लो इस तरह। तो ज़ाहिर बात है क्या कहते हैं इसको डिस्करेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फॉर द मोस्ट है ये देखें इसी तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इसका ज़रा फौरी तौर पे नहीं है। मतलब ये है कि इसको थोड़ा-सा आपको जो है ना परेशानी बेयर करनी पड़ेगी, हो सकता है कि ये बढ़े। उसके पेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ये जो मॉनेटरी मैनेजमेंट पॉलिसी है उसके थ्रू जो है ये डॉलर की वैल्यू को और एक्सचेंज रेट को जो है थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। देखें पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि हम जो है बिल्कुल आज़ादी के साथ और एकदम आज़ादाना मईशत के साथ चलें। ये 2-3 साल के लिए कुछ इस तरह के मेजर लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी करनी पड़ेगी, स्पेशली एक्सचेंज रेट के हवाले से, ताकि जो है ये तमाम चीज़ें जो है थोड़ी-सी कंट्रोल में आ जाएँ। 2-3 साल एक्सपोर्ट हमारे काफ़ी मुश्किल है। अच्छा मसूद अली खान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम लोग अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएँगे साल के इख्तिताम पे। 30 अरब डॉलर हमने अपना एक्सपोर्ट का टारगेट रखा था, रेमिटेंस का टारगेट हमने 33 अरब डॉलर रखा। हम दोनों अचीव नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं अभी एक्सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। ऑटो सेक्टर के अगर मैं बात करूँ ऑटो पार्ट्स की, तो कितना एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से? क्या वो इतना मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ मेड इन पाकिस्तान पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे हम लोग हासिल कर रहा हूँ फ़ायदा? कुछ खुशखबरी है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या इसमें भी नहीं आई है? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि जो ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट है वो आपके बिग चार्ट में ना होने के बराबर है। उसमें बड़े सिलेक्टेड लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल से, वही बेचारे कर रहे हैं, वही अपनी सेल्फ मेड है, वो अपनी कोशिशों से अपनी एक्सपोर्ट थोड़ी सी इन्हांस कर पाए। जो सबसे बड़ा इशू मुझे इंडस्ट्रीज़ में नज़र आता है कौन वो कौन से है कंट्रीज़ में हमारी वो जाती है एक्सपोर्ट? तो पाकिस्तान से तकरीबन 54 कंट्रीज़ में हमारी एक्सपोर्ट है ऑटो सेक्टर की। मगर वो मैंने कहा कि होने की वजह ये कि नज़र ना आने वाली वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है। वो क्योंकि सेल्फ मेड थे, बहुत छोटे छोटे मिडिल क्लास के लोग थे, एसएमईज थे जिन्होंने ये एक्सपोर्ट किए। लार्ज स्केल्स में बड़े यूनिट वालों ने एक्सपोर्ट नहीं की, ये मिडिल क्लास के लोगों ने या एसएमईज ने या मीडियम कंपनीज ने शुरू किया। बात यहाँ पे ये है कि आपका जो इस वक्त भी 2-2.5 साल हो गए, इन 2-2.5 सालों में जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं और उनके एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, ये जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, वो ये है कि उनका माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हो रहा कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। ये जो माइंडसेट ट्रांसफ़र करना है ना, ये बहुत बड़ा रोल है। इसमें जो अभी सर कह रहे थे, आई एग्री विथ यू, जब पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 22% पे आपको मिल रहा हो, तो लोगों ने क्या किया है कि अपना फंड्स उठाया है और उठा बैंकों के में बैंक्स में डाल दिया है। इस सेक्टर में मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान में अगर किसी सेक्टर ने ग्रोथ की है और जो अर्निंग की है, वो तो बैंकिंग सेक्टर ने की है यार। तो वो कहाँ है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है? हम जो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप लोकल इंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कॉन्फिडेंस दें और ये आप उनको दें कि 22% अगर बैंक में पड़ा हुआ तो पड़ा ही भाई, तो भाई जो इन्फ्लेशन हो रहा है उससे तो अगर आप बैलेंस करेंगे तो आपको लॉस ही हो रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा। 28-38% तो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। आपको वो फंड्स को जनरेट करना है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 5 से 10 साल की पॉलिसी दें। 5 से 10 साल की पॉलिसी हम एक्सपोर्ट कैसे बनाएंगे मसूद एनहांसमेंट साहब? हम नहीं, तो आईएमएफ के प्लान में दाखिल हो रहे हैं, आईएमएफ की पॉलिसी पर ही अमल करना है हमने। उनके साथ बैठ के इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लें। आप सारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी पॉलिसीज ना उनके साथ डिस्कस करें, आप इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लें, इंडस्ट्रीज आपको गाइडलाइन देगी। पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स का अपॉर्चुनिटी मौजूद है। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट हो रही है वो आफ्टर मार्केट जो सेगमेंट है उसमें ये लोग कर रहे हैं। अभी बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जिसमें हम पोटेंशियल तो add on कर है, सकते हैं। हमारी मार्केट में पोटेंशियल तो है। आमिर साहब मुझे आखिर में ये बता दें, आईएमएफ के प्लान में तो हमने जाना है, अगर आईएमएफ कहता है कि अपकमिंग इंटरेस्ट रेट को आपने अनचेंज रखा है या इसको बढ़ाना है, तो उसके क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट में? आखिर में ये बता नहीं, दें। मैं देखें एक सीधी बात है कि हमें अपने मुल्क की इंटरेस्ट को देखना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना है।
सीधी बात ये है कि उनको इनकार करना पड़ेगा। मतलब हमारी इकोनॉमी श्रिंक होती जा रही है और वो कहते हैं कि लगाते जाएँगे और फिर मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है? देखें, वो सब कुछ करने के बावजूद भी तो क्या हो रहा है? आखिर हम 4 साल क्या से हम में 5 इतनी साल से जरूरत है कि हम बिल्कुल IMF को इनकार कर सकेंगे? नहीं, ज़रूरत तो पैदा करनी पड़ेगी ना, वरना तो फिर तो और बेड़ा गर्क ही होना है और क्या होना है इसके ऊपर। मैं इसमें आखिर में देखिए थोड़ी-सी एक और बात भी कहना जी। चाहूँगा कि ये एक तो मैंने बात कह दी कि देखें ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना, आप मतलब ये नहीं कि कुछ कुछ लो और दो, कुछ वो लो दो वाली बात ही नहीं है ना इसके अंदर। अब तो सर्वाइवल की बात आ गई हमारे, तो हमें इनकार करना पड़ेगा और करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि इंशाल्लाह जो बिल्कुल रिज़ल्ट भी आएँगे उसके। अच्छा, दूसरी देखें एक चीज़ और भी है, अभी जैसे ये बात कर रहे थे हमारे जो इंडस्ट्री साहब हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। हमारी जो है क्या कहते हैं बहुत ही थोड़ा-सा हिस्सा है। देखिए देखिए, दुनिया में जैसे हम अपने इंडिया की मिसाल की बात करें तो सस्टेनेबल एक्सपोर्ट के ऊपर गए हैं जो कि ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बने हैं। हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट है, हमारा मलेशिया के साथ एग्रीमेंट है। वो बहुत बड़े जायंट हैं जहाँ पर जो है उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। जी। हमें उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो है ग्रेजुअली पेनिट्रेट करना पड़ेगा, बायलैटरल वैल्यू चेन के ज़रिए से जाना पड़ेगा। फिर प्लस ये कि जो हमें ये जो कंसेशन मिल रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से या जो हमने ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, जी। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उसको जो उनका रूल्स ऑफ ओरिजिन है, ये ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रीज़ को समझाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये है कि हमारा इनसे यूरोपियन यूनियन से हुआ है एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन से अगर हम जो यूरोपियन को चीज़ बेच रहे हैं, अगर हम वहीं से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करके बेचेंगे, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, बजाए इसके कि हम किसी क्यों नहीं कर रहे तीसरे हम? मुल्क से जो है रुकावट क्या बात है? करें। क्यों नहीं करते? लोगों रुकावट को क्या है? अवेयरनेस नहीं है सही से। देखें, लोगों को सही से अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। ये जो अवेयरनेस है एक पैदा करनी बाकायदा पड़ेगी ताकि हम बिल्कुल ये ट्रेड अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकें। बहुत शुक्रिया, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आमिर सिद्दीकी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मसूद अली खान, आपने बड़ी वैल्यूएबल बात की। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज को बिठाना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकें और अपने मसाइल को कम कर सकें। मुझे इजाजत दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।